हेलो एवरीवन। एक बार फिर मैं आसिफ छीपा फ्रॉम फर्स्ट पाथवे पार्टनर्स आप सबका तहे दिल से हमारे इस EB5 वीडियो सीरीज प्लेटफॉर्म पे इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज के दूसरे वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप सभी को दीपावली की और नए साल की वार्म विशेस के साथ करना चाहूंगा। हमारे सभी एग्जिस्टिंग और सभी पोटेंशियल इन्वेस्टर और सभी लिसनर एंड व्यूअर्स को मेरी और FPP की ओर से हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको क्यों EB5 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है और EB5 पिटिशन का क्या फायदा आपको मिल सकता है, इस बारे में डिटेल जानकारी देने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। आज उसी कोशिश को और बेहतर बनाते हुए मैं एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और मैंने आपसे पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि उस हवाले से आज आपको EB5 पिटिशन के रिलेटेड अहम किरदार के बारे में बताऊंगा जो आपके EB5 पिटिशन की सक्सेस के बेहद इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। और यकीन जानिए, ये पिलर को समझना और उनका सही से सिलेक्शन ही आपके पिटिशन की सक्सेस का बुनियादी राज है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं फिर एक बार अपने व्यूअर्स को अपना और फर्स्ट पाथवे पार्टनर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। As all you know, my name is Asif Chipa and I'm a managing director for India, Pakistan and Middle East. मैं खुद एक EB5 इन्वेस्टर रह चुका हूं जिसने ना सिर्फ अपना पिटिशन फाइल करके अपने ग्रीन कार्ड को हासिल किया, बल्कि मुझे अपना कैपिटल 5 साल के वक्फे में वापस मिला। इस लिहाज से मैं एक फुली रिडीम EB5 इन्वेस्टर रह चुका हूं जिसने पूरी EB5 की जर्नी मुकम्मिल की, सक्सेसफुली उस पूरे पाथवे को कंप्लीट किया। फर्स्ट पाथवे के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक यूएसए बेस्ड कैपिटल फर्म या रीजनल सेंटर कह सकते हैं, विच वाज फाउंडेड बाय मिस्टर रॉबर्ट क्राफ्ट बैक इन 2008। EB5 प्रोग्राम की शुरुआत मैंने पहले भी जिक्र किया 1990 में यूएस कांग्रेस की थ्रू हुई, जिसके तहत इन्वेस्टर, उनका स्पाउस और 21 साल के नीचे के बच्चे यूएस रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड के लिए क्वालिफाइड रीजनल सेंटर के थ्रू एक क्वालिफाइड प्रोजेक्ट में $800,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना यूएसए इमिग्रेशन का ड्रीम पूरा कर सकते हैं। चलिए अब आज के टॉपिक पर रुक करते हैं। जब आप मुकम्मल तौर पे EB5 प्रोग्राम के लिए कन्विंस हो जाते हैं, उस डिसाइड करते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि यही प्रोग्राम के तहत आप अपने यूएसए इमिग्रेशन जर्नी की शुरुआत करेंगे, तो मैं कहूंगा इससे बेहतर और कोई डिसीजन हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, नजदीकियों से आपको ख्याल रखना है और आपको डिसाइड करते वक्त ना सिर्फ इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना है, बल्कि सही और वायबल प्रोजेक्ट का सिलेक्शन और उन सभी लोगों के सही आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन जो आपका इस जर्नी का हिस्सा बनने वाले हैं। टिपिकली अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाने की कोशिश कहूं तो EB5 जर्नी में आप 3 कोर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं और यही वो 3 पिलर्स हैं जिसकी बुनियाद पे आपका इमिग्रेशन ड्रीम पूरा होता है। और वो तीनों पिलर्स या रिलेशंस की अगर मैं बात कहूं तो पहला रीजनल सेंटर, इमिग्रेशन अटर्नी एंड डेवलपर। तो हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनल सेंटर के बारे में। EB5 कैपिटल फर्म जो कि रीजनल सेंटर के नाम से पॉपुलरली नोन है, EB5 कैपिटल जो EB5 प्रोजेक्ट को कैपिटल प्रोवाइड करता है, रीजनल सेंटर का एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड बॉडी है जिसके तहत क्वालिफाइड प्रोजेक्ट एक क्वालिफाइड लोकेशन में चुना जाता है और उसे भी USCIS का अप्रूवल लेना होता है और ये रीजनल सेंटर की जिम्मेदारी होती है कि उसका अप्रूवल प्रोजेक्ट का लोकेशन के बारे में वो ले सके। EB5 एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है जिसके तहत इन्वेस्टर सिर्फ $800,000 का इन्वेस्टमेंट करता है और बाकी की जिम्मेदारियां रीजनल सेंटर पूरी करता है। रीजनल सेंटर का रोल इन्वेस्टर से कैपिटल को रेज करना होता है और रीजनल सेंटर से जुड़ी हुई अंडरराइटिंग टीम जो एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के इवेल्युएट करने के काम करती है और मल्टीपल इवेल्युएशन के बाद ही वो प्रोजेक्ट का चुनाव करती है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 16 महीनों में रीजनल सेंटर, पिछले 16 सालों में, माफ कीजिएगा, पिछले 16 सालों में हमने एज अ रीजनल सेंटर 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया और बारीकी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के बाद कोई फाइनल हमने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए और वो चुने और वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिहाज से फिजिबल और वायबल रह चुके हैं और यही हमारा एक आगे का एक आउटलुक रहता है कि जो प्रोजेक्ट का जो सिलेक्शन है वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल और वायबल रहे।
प्रोजेक्ट का सही इवैल्यूएशन पूरा हो जाने के बाद रीजनल सेंटर ही सही डेवलपर को चुनता है जो प्रोजेक्ट को डेवलप करता है। एक बात मैं आप सभी को बेहद ज़हन में रखने के लिए गुज़ारिश करूँगा कि ईबी-5 प्रोजेक्ट ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड होना चाहिए, बल्कि इमिग्रेशन के फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी साउंड होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोज़ के अंदर डिटेल में जानकारी दूँगा। रीजनल सेंटर के साथ रिलेशन मेंटेन करने के अलावा प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी ज़िम्मेदारी रीजनल सेंटर की रहती है। मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे दूँ कि रीजनल सेंटर हर कोई जस्ट लाइक दैट नहीं बन सकता। उसके लिए भी बाकायदगी से यूएससीआईएस को पिटीशन फाइल करना होता है और जिस किसी रीजन के अंदर आप प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, उस किसी रीजनल के अंदर जाके आपने यूएससीआईएस को उसका पिटीशन फाइल करना होता है, तभी आप उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए क्वालिफाई होते हैं एज़ अ रीजनल सेंटर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पाथवे पार्टनर्स फिलवर्क मिलवॉकी और कैलिफोर्निया के अंदर रीजनल सेंटर का स्टेटस अप्रूव्ड, उनके पास स्टेटस अवेलेबल है। तो अगर पिछले हमारे 16 प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो या तो हमने मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में या कैलिफोर्निया के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं। ये इसका कतई मतलब नहीं है कि हम किसी और स्टेट के अंदर प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन वो करने से पहले फर्स्ट करिए हम फ्यूचर में न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क या टेक्सास या किसी और स्टेट के अंदर प्रोजेक्ट को डेवलप करने की अगर ख्वाहिश रखते हैं, तो उसको करने से पहले हमें एज अ रीजनल सेंटर के अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होता है। उस पिटीशन को I-924 कहते हैं। ये भी एक पार्ट ऑफ पिटीशन है, जैसे कि कोई ईबी-5 इन्वेस्टर अपना I-526 ईबी-5 पिटीशन के लिए फाइल करता है। इन सब प्रोसेस के बीच में इन्वेस्टर को अपने I-526 ई पिटीशन को लेकर भी पूरी तैयारियां करनी होती है और वहां इन सेकंड पिलर के बारे में जो कि क्वालिफाइड अटर्नी या लॉ फर्म है, उसका रोल बेहद इंपॉर्टेंट और अहम हो जाता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे जो 3 पिलर्स के बाद में जो सेकंड पिलर जो है, अटर्नी या लॉ फर्म। अटर्नी का रोल EB5 इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि द इनिशियल सोर्स ऑफ फंड जो कि इन्वेस्टर $800,000 लाइन अप करेगा, उसका टोटल सोर्स ऑफ फंड के डॉक्यूमेंट्स एक मुकम्मल तौर पे एनालाइज होने के बाद ही अटर्नी इन्वेस्टर को अलाउ करेगा कि वो पैसा EB5 प्रोजेक्ट के बैंक अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफर करे, जिसे एस्क्रो अकाउंट भी कहा जाता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अटर्नी या लॉ फर्म ये पहले उसका चुनाव करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब भी अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर से EB5 पिटीशन के बारे में मैं बात करता हूं तो उन्हें 3 फैक्टर्स के बारे में इंपॉर्टेंट तरीके से समझाता हूं। नंबर फर्स्ट, safety of your capital, safety of your conditional green card, and the conversion of your conditional green card into the permanent green card, which is directly related to the job creation. इन तीनों पहलुओं पे मैं अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पे आपको इसकी जानकारी दूंगा, पर अभी के लिए अटर्नी का रोल इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड को इवैल्यूएट या एनालाइज करने के बाद ही एक अच्छा लॉ फर्म आपको इजाजत देगा उस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, और वही आपका सोर्स ऑफ फंड अल्टीमेटली यूएससीआईएस में भी चेक होगा और आपका पिटीशन जो I-526 है वो अप्रूव होगा, जिसके बेसिस पे आपको कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलेगा। अलावा इसके देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ योर एंटायर EB5 जर्नी। नंबर वन, द फर्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ फंड विच इज इवैल्यूएटेड बाय द लॉ फर्म, एंड देन आप I-526 पिटीशन फाइल करते हैं, जिसके 14 से 18 महीने के वक्फों के बाद आपको अप्रूवल होता है, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, चेंज ऑफ स्टेटस या काउंसिलर प्रोसेस, डिपेंडिंग कि आप यूएस सॉइल पे ऑलरेडी हैं या आप अपने कंट्री के अंदर रहकर अपना पिटीशन फाइल कर रहे हैं, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चेंज ऑफ स्टेटस या काउंसिलर प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। ये फाइल करने की जिम्मेदारी भी अटर्नी या लॉ फर्म की रहती है, और इन दी एंड जब आपका दो कंडीशनल ग्रीन कार्ड आपको मिलता है और 2 साल के वक्फा जो खत्म होने के बाद में जो रिमूवल ऑफ कंडीशन अप्लाई करनी होती है, वो भी एक लॉ फर्म की जिम्मेदारी होती है। तो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी में आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब भी आप किसी लॉ फर्म को अपॉइंट करते हैं अपने EB5 जर्नी के लिए, तो उनके रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ये साफ तौर पे पढ़ें कि ये सारे के सारे पहलू, ये सारे के सारे स्टेजेस उसके अंदर इंक्लूडेड है। आमतौर पे हम एनकरेज करते हैं इन्वेस्टर को कि आप अपना अटर्नी या अपना लॉ फर्म को चुनिए, बट अगर अगर आपको कहीं कोई तरीके से हमारी मदद की जरूरत हो, तो वहां पे हम आपको ढेर सारे लॉ फर्म्स के लिए आपको रेकमेंड कर सकते हैं। चॉइस आपकी होगी। हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे कहने पे आप पर्टिकुलर लॉ फर्म को चूज करिए। ये इन्वेस्टर का अपना एक एक आउटलुक है, एक अपना क्राइटेरिया है, क्योंकि डिफरेंट लॉ फर्म्स के डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हम ये बस इतना ही चाहेंगे कि हमारे पिटिशनर, हमारे इन्वेस्टर का जो सोर्स ऑफ फंड है वो सही तरीके से वेरीफाई हो, ताकि आगे जाके उसकी जर्नी में कोई तरीके की दिक्कत ना आए।
कमिंग बैक टू द थर्ड पिलर दैट इज डेवलपर। नाउ डेवलपर, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि रीजनल सेंटर की ये जिम्मेदारी होती है कि ना सिर्फ प्रोजेक्ट का लोकेशन चुने, वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करवाना होता है यूएससीआईएस से। अगर वो टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया के क्राइटेरिया के अंदर है तभी वो प्रोजेक्ट वहां पे क्वालिफाइड होता है। कुछ इस तरीके से ही डेवलपर की चॉइस भी रीजनल सेंटर की ही रहती है। तो ये जानना, ये समझना और ये देखना बेहद जरूरी है कि डेवलपर का अपना बैकग्राउंड क्या है, उसने आगे कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, EB5 के जर्नी के अंदर उसके अपने एक्सपीरियंस किस तरीके से रह चुका है। और बेसिकली डेवलपर का काम है प्रोजेक्ट को डेवलप करना, कंस्ट्रक्शन को देखना। और हम इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फंड रीजनल सेंटर इन्वेस्टर से रेस करता है वो एज अ लोन, एटलीस्ट फर्स्ट पाथवे पार्टनर्स की मैं बात करूं तो फंड एज अ लोन रीजनल सेंटर के थ्रू डेवलपर को प्रोजेक्ट डेवलप करने में दिया जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये कतई समझ लेने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ रीजनल सेंटर का फंड से ही प्रोजेक्ट डेवलप होता है। आपको ये भी देखना है कि प्रोजेक्ट का ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है और उसमें डेवलपर इक्विटी कितनी है, प्लस सीनियर लोन का प्रोपोर्शन कितना है। ये इसकी एक डिटेल जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वो एक इवैल्यूएशन प्रोसेस का हिस्सा है। तो अभी के लिए मैं आपको एक बेसिक जानकारी दूं कि डेवलपर का रोल क्या है। सो डेवलपर का रोल बेसिकली फंड्स को रीजनल सेंटर्स के थ्रू जो इन्वेस्टर को लिए जो फंड्स मिले हैं उसको एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। और अल्टीमेटली ऑपरेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट के जो डेवलपमेंट के ऑपरेशंस हैं उनका ख्याल रखना है एज अ रीजनल सेंटर डेवलपर को, उन ऑपरेशंस को। और फंडिंग जो सही प्रोजेक्ट में सही तरीके से सही टाइमिंग पे जा रही है, जॉब क्रिएशन प्रॉपर्ली हो रही है, ये सारा मॉनिटर करने का काम एक रीजनल सेंटर का है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी टोटल अगर मैं एक समरी के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो रीजनल सेंटर, डेवलपर और अटर्नी, ये तीनों एक अहम अपना अपना एक स्टेटस रखते हैं, अपना अपना एक हिस्सा रखते हैं, अपना अपना एक वजूद है और इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। सो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ रीजनल सेंटर, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ अटर्नी एंड केयरफुल सिलेक्शन ऑफ डेवलपर, these are the three major points that investor needs to understand while doing any EB5 petition। और इसके लिए मेरा अगला वीडियो जब मैं आपको समझाने की ये कोशिश करूंगा कि केयरफुल इवैल्यूएशन किस बेसिक्स के ऊपर, किस बेस के ऊपर आप एक रीजनल सेंटर का या प्रोजेक्ट का या डेवलपर को इवैल्यूएट कर सकते हैं। फर्ज करेंगे कि आपके डेस्क के ऊपर 3 या 4 या 5 अच्छे रीजनल सेंटर के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर आपको ये देखना है कि आप सही रीजनल सेंटर और सही प्रोजेक्ट जो और उसके साथ में इन्वॉल्व सही डेवलपर और अटर्नी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, उसका कैसे सिलेक्शन करें। इसी के साथ मैं अपना ये आज का इस वीडियो को यहाँ पे मुकम्मल करना चाहूंगा और आने वाले वक्त में मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि अगला वीडियो मैं आपको इवोल्यूशन पॉइंट से आपके लिए कितना जरूरी है और क्या वो तरीके हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं, आपको ये देखना है, समझना है, जानना है, जिसके तहत आप एक EB5 का प्रोसेस खत्म कर सकते हैं और सक्सेसफुली अपना EB5 जर्नी को मुकम्मल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू, टेक केयर।